नमस्कार दोस्तों और आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर में। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। कुछ 1-1.5 घंटे तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। अगर आप जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने में, और वो भी ऐसा टेक्निकल एनालिसिस जो सही में आप यूज़ कर पाएँ, एप्लीकेबिलिटी जिसकी ज़्यादा हो और जिससे आपकी प्रॉफिट मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा आप एडवांस कर पाए, उतना टेक्निकल एनालिसिस हम सीखेंगे जिसका यूज है। और जो बहुत सारा बाकी का बचा हुआ टेक्निकल एनालिसिस है वो अगर आप ना भी सीखे तो भी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमा पाएंगे, ये मेरी गारंटी है इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखते हैं तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। मैं शुरुआत करूंगा एक जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ टेक्निकल एनालिसिस से, चार्टिंग टूल्स से। उसके बाद मैं बात करूंगा कैंडलस्टिक्स के बारे में। कैंडलस्टिक्स में कौन सी ऐसी चीज है, देखिए बहुत सारी प्रकार की कैंडलस्टिक्स है, हर एक चीज जानने की जरूरत नहीं है। कौन सी चीज है जो आपको जानना जरूरी है उसके बारे में बात करूंगा। फिर मैं बात करूंगा मूविंग एवरेजेस की। उसके बाद में चार्ट पैटर्न्स की मैं बात करूंगा। और चार्ट पैटर्न्स के बाद में मैं आपको एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए या एक ऐसा स्कीम या फिर एक ऐसा सेटअप कह लीजिए जो आपको हेल्प करेगा कोई भी स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। उसमें मैं बात करूंगा 3 सब टॉपिक्स है। पहला है एरिया ऑफ वैल्यू, पहला है ट्रेंड, उसके बाद है एरिया ऑफ वैल्यू, उसके बाद है एंट्री ट्रिगर। ये तीनों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। शुरुआत करते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को एनेबल और वो सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए होता है। आइए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर में। और सबसे पहले देखिए, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में और आपको चार्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आप अभी भी ये सारी चीज़ें बहुत जल्द विदिन 10-15 मिनट्स सीख सकते हैं। कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। चार्ट अगर आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर में तो ये देखने में बड़ा डेंजरस सा होता है, लेकिन इसमें होता कुछ ज़्यादा है नहीं। जो भाव चल रहा होता है प्राइस, बस उसी को वो ऊपर नीचे मार्क करता है और चार्ट आगे बढ़ता है। ठीक है, तो कोई बहुत तूफानी चीज़ है नहीं चार्ट को पढ़ना, चार्ट को समझना। अगर आप अभी तक चार्ट्स को आपने कभी ओपन नहीं किया है तो आप ज़ेरोधा में अकाउंट खोल लीजिए, या जो भी आपका ब्रोकर है जहां पर आप रेगुलरली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते हैं वहां पर भी आपको चार्ट्स देखने मिल जाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट या आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं ज़ेरोधा के साथ में तो ना करिए। सिर्फ चार्ट देखने के लिए एटलीस्ट एक अकाउंट आप खोल सकते हैं। बाकी जो ब्रोकर के साथ में आप करते हैं वहां पर तो मतलब आप कर ही सकते हैं, राइट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो यहां पर देखिए चार्ट इस प्रकार से कुछ नजर आता है। अब चार्ट में जो सबसे मेन चीज है वो आपको जो नजर आ रही है वो है ये कैंडलस्टिक्स। ये जो यहां पर आप शेप्स देख रहे हैं, ये इसको कहा जाता है कैंडलस्टिक्स। ये कैंडल्स है, राइट, कैंडल शेप का एक फॉर्मेशन है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन चार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये, जहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना मतलब एग्जैक्टली क्या, देखिए अभी फिलहाल यहां पर लिखा है डी, ठीक है, और डी का मतलब है कि ये डेली टाइम फ्रेम है। और अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो आपको मैं बताऊंगा कि ये जो एक एक कैंडल, हर एक कैंडल आप यहां पर देख रहे हैं, ये एक दिन की कैंडल है, एक दिन की कैंडल है, इसीलिए इसको डेली टाइम फ्रेम कहा जाता है। और ये इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर डी चुना हुआ है। अगर हम यहाँ पर जाकर के कोई दूसरा टाइम फ्रेम चुनते हैं, जैसे 1 मंथ समझ लीजिए मैंने चुन लिया, तो ये जो स्टॉक है उसका ये मंथली टाइम फ्रेम खुल गया। और उसका मतलब क्या होता है, ये हर एक कैंडल जो है, हर एक कैंडल, छोटी से बड़ी हर एक कैंडल 1 महीने के पीरियड को दिखाती है। ठीक है, 1 महीने का पीरियड यहाँ पर हमें नजर आता है। तो ये ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड्स क्यों है, सबसे पहली बात चार्ट के ऊपर, ये इसीलिए है कि किसी को लंबा टाइम फ्रेम देखना है, किसी को मीडियम टर्म टाइम फ्रेम देखना है, किसी को बहुत छोटा टाइम फ्रेम देखना है। क्योंकि कोई इन्वेस्टर है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है, या कोई सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहता है कुछ 15-20 दिनों के लिए, या कोई बहुत जल्दबाजी में है और उसको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, एक ही दिन में पूरा उसको प्रोसेस भी चाहिए, रिजल्ट भी चाहिए, तो फिर वो छोटा टाइम फ्रेम देखता है, राइट। तो इसीलिए ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स है। और चार्ट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम नजर आता है। देखिए आज का हर एक मिनट का यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिलता है।
बस यही है बात टाइम फ्रेम्स की। कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, कौन से सिचुएशन में कैसे टाइम फ्रेम चुनना है, ये मैं आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक्सप्लेन करूंगा। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक टाइम फ्रेम देखना ही है, ठीक है। आप मैक्सिमम तीन टाइम फ्रेम्स एक समय में देख सकते हैं और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये टाइम फ्रेम्स कैसे डिसाइड करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हमने देखा कि ये हम कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैंडल स्टिक्स की। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो शेप्स है इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो रहती है इस प्रकार की बॉडी, आप देखेंगे एक तो ये कलर इसका ग्रीन है या फिर रेड है, दो ही कलर की यहाँ पर कैंडल स्टिक्स है, ठीक है। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि इस प्रकार की लाइंस ऊपर नीचे भी बन रही हैं। कभी ये लाइन बहुत बड़ी हो जाती है, कभी बहुत छोटी है, कभी ऊपर वाली बड़ी है तो नीचे वाली छोटी है। इस प्रकार के कैंडल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब इसका सबका क्या मतलब है, बहुत सिंपल है। जो मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके तरफ ही ध्यान दीजिए, ज़्यादा चार्ट्स में बाकी की चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। तो कैंडल स्टिक्स को समझना इतना आसान है कि ग्रीन और रेड ये जो कैंडल स्टिक्स है इसको नाम दिया गया है, ग्रीन को कहा जाता है बुलिश कैंडल स्टिक। अब ये बुलिश यानी क्या है, बुलिश का मतलब है तेजी। जब भी कोई स्टॉक में तेजी आती है तो कहा जाता है कि स्टॉक बुलिश है। तेजी का भी मतलब अगर नहीं समझ रहे हैं तो तेजी का मतलब है स्टॉक ऊपर जाना। अगर आप बुलिश नहीं बोलना चाहते या बोलना नहीं पसंद करते तो मत बोलिए, उसको सिर्फ कहिए कि स्टॉक ऊपर गया है, ठीक है। जब भी मैं इस वीडियो में बुलिश कहता हूं तो आप समझिए कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, बस। और ये जो रेड कलर की कैंडल है इसको कहा जाता है बेयरिश कैंडल। अब ये बेयरिश यानी क्या, बेयरिश यानी मंदी, ठीक है। और मंदी यानी जब भी कोई चीज़ नीचे जाती है, जब उसमें बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ उसका रुझान होता है, उसको कहा जाता है कि उस स्टॉक में अभी मंदी आ चुकी है, ठीक है। तो ये रेड कलर यानी मंदी यानी नीचे और ग्रीन कलर यानी तेजी यानी ऊपर। इतना फिलहाल के लिए अभी आप समझ लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो बॉडी के साथ में, मतलब ये जो भी आप कलरफुल चीज़ देख रहे हैं इसको कहा जाता है कि ये बॉडी है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देखिए नीचे में, ये बॉडी के नीचे में आप जो लाइन देख रहे हैं एक, उसको कहा जाता है कि ये शैडो है, ठीक है। बॉडी और शैडो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर। अब एक कैंडल में बॉडी और शैडो का क्या मतलब है ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ये जो कैंडल है, अगर ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है कि ऊपर की तरफ जा रहा है स्टॉक, ठीक है। तेजी है, ग्रीन अगर ये है, मेरे पास यहाँ ग्रीन कलर नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में दिखा के बताता, पर कोई बात नहीं। तो ग्रीन का मतलब है कि ऊपर गया, ठीक है। ऊपर गया मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पर शुरुआत हुई, ठीक है, यानी यहाँ पर ओपनिंग हुई, उसके बाद में स्टॉक ऊपर गया, क्योंकि ग्रीन है ना, ग्रीन का मतलब ऊपर, तो यहाँ पर फिर उसका क्लोज हुआ। ये हुआ ओपन प्राइस नीचे वाला, उसके बाद यहाँ पर हुआ क्लोज। और ये ऊपर और नीचे शैडो का मतलब ये है कि क्लोज और ओपन होने के बीच में प्राइस यहाँ पर भी गया था और यहाँ पर भी गया था। मतलब हिस्ट्री की बात बता रहा है, वहाँ पर खत्म नहीं, क्लोज नहीं हुआ। जब दिन का एंड हुआ या उस टाइम फ्रेम का एंड हुआ, 1 मिनट का मान लीजिए या 1 सेकंड का मान लीजिए, वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, बट उसके दौरान वो ऊपर नीचे वहाँ से गया, लेकिन जब वो टाइम फ्रेम ख़त्म हुआ तो ये यहाँ पर क्लोज हुआ। मतलब ओपन के ऊपर क्लोजिंग, इसीलिए ये है ग्रीन कलर में और इसीलिए इसको कहा जाता है बुलिश या फिर तेजी वाली कैंडल। अब रेड कलर की अगर कैंडल है तो उसको हम कैसे समझेंगे, मैं टाइम फ्रेम एक बार चेंज कर लेता हूं। मान लीजिए अब ये जो कैंडल है ये मान लीजिए रेड कलर का कैंडल है, तो इसको मैं अभी रेड कलर में यहाँ ये भी कर देता हूँ, ठीक है। अब रेड कलर का कैंडल है, इसका मतलब क्या है, बेरिश, मतलब नीचे यानी मंदी, मतलब यहाँ पर ओपन हुआ है ऊपर
और ये नीचे आते आते ये यहाँ पर क्लोज हुआ है, नीचे की तरफ आया है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये गिरावट दर्शाता है, स्टॉक प्राइस में गिरावट दर्शाता है, इसलिए ओपन ऊपर हुआ लेकिन नीचे आया और वहां पर क्लोज हुआ। और ये जो भी शैडो आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो समय था उसमें कभी तो भी प्राइस यहां पर भी गया था, यहां पर भी गया था, यहां पर भी गया था और यहां पर भी गया था। ठीक है, अब चार्ट पे ही हम देख लेते हैं कि कौन सी कैंडल्स है जो ग्रीन में है, उसका क्या मतलब होता है। जैसे ये रेड में है और ये है ग्रीन में। ठीक है, अब ग्रीन का मतलब क्या हो गया कि ये है ओपन और ये है यहाँ पर क्लोज, और रेड का मतलब ये हो गया कि ये है ओपन, ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ये है ओपन, ये जो प्राइस है, और ये नीचे वाला जो है ये है क्लोज, खत्म वहां पर हुआ। ठीक है, ओपन नीचे क्लोज ऊपर यानी ग्रीन, ओपन ऊपर क्लोज नीचे यानी रेड। ठीक है, अब हमको ये सब चीजें जो है ये हमने तो समझ ली, लेकिन चार्ट के ऊपर ये चीजें बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये जो मेरा कर्सर है, जो आपका माउस है, ये माउस को आप कोई भी कैंडल के ऊपर में जा करके रख दीजिए। जैसे मैंने ये कैंडल पकड़ ली और मैंने इसके ऊपर जा करके रख दिया। ठीक है, अब आप अगर ऊपर की तरफ देखेंगे, मैं एक बार मार्क कर देता हूं कि आपको कहां देखना है। ये देखिए, ये जो हिस्सा है यहां पर, ठीक है, यहां पर आप ध्यान दीजिए। तो मैंने मेरा कर्सर यहां पर रख दिया और इस कर्सर को मैंने वहां रखने के बाद में जो मुझे नजर आ रहा है वो है ओ एच एल और सी। ऊपर की तरफ अगर आप ध्यान देंगे OHLC, ओ में लिखा है 545, इसका मतलब है कि ओपनिंग जो है वो 545 पे हुई थी। एच लिखा है, वहां पर लिखा है 550, इसका मतलब हाई, मतलब सबसे ऊपर शैडो, जो सबसे ऊपर प्राइस गया था शैडो की हेल्प से वो था 550। सी लिखा है 548, मतलब क्लोजिंग, क्लोजिंग जो है वो 548 पे हुई थी। तो ओपनिंग 545 और क्लोजिंग 548, इसका मतलब क्या है कि क्लोजिंग ऊपर हुई, इसीलिए ये कैंडल जो है ये ग्रीन में है, नहीं तो ये रेड में होती थी अगर नीचे प्राइस आया होता। और साथ ही में वहां पर एल भी लिखा है, दैट इज लो 542। लो मतलब नीचे का शैडो, नीचे का शैडो कहां तक गया था वो आपको बता रहा है, लो 542 तक गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं एक रेड कैंडल कोई भी पकड़ के। ये एक रेड कैंडल के ऊपर मैंने मेरा कर्सर यानी मेरा माउस रख दिया, तो वहां पर मुझे नजर आ रहा है ओपन लिखा है 615 और मेरा क्लोज जो है दैट इज 588, मतलब ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है। ठीक है, और बहुत सारा डिफरेंस है उस दोनों के बीच में, इसलिए आपको बहुत बड़ी रेड कैंडल दिख रही है। अगर डिफरेंस कम होता, जैसे ये कैंडल पकड़ लीजिए, ये रेड कैंडल है, यहाँ पर ओपनिंग 585 है, क्लोजिंग 584 है, मतलब बस कुछ एक ही यूनिट का या एक ही प्राइस लेवल का वहाँ पर डिफरेंस है। राइट, इसीलिए ये बहुत छोटी सी रेड कैंडल है, लेकिन अगर बड़ी रेड कैंडल है उसका मतलब ये है कि बहुत नीचे आया था। वैसे ही अगर ग्रीन बहुत बड़ा है तो बहुत ऊपर गया था। अगर शैडो बहुत बड़ा है इसका मतलब ये है कि दिन के दौरान में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ रहे थे, लेकिन एक प्राइस के ऊपर में उनका सेटलमेंट नहीं हो रहा था, ऊपर नीचे बहुत हो रहा था, फिर आखिर में जाकर के नीचे आ गया प्राइस। तो ये एक समझने की मतलब बहुत ही सिंपल एक आप कॉमन सेंस वाली चीज़ है कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न को समझना। ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस अगर आप करेंगे तो वो आपके हित में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हुई बात कि कैंडल स्टिक्स कैसे हमें इंफॉर्मेशन देती है और उस इंफॉर्मेशन को हमने कैसे प्रोसेस करना चाहिए हमारे दिमाग में। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया अभी कि कैंडलस्टिक्स का एक बेसिक नेचर क्या होता है। लेकिन ये तो हमने एक थ्योरेटिकल पार्ट समझ लिया कि थियरी में क्या होता है, ऊपर क्लोज ओपन जो भी चीज़ें रेड ग्रीन, ये सब थ्योरेटिकल हो गया। प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो हमको क्या उसमें से समझना चाहिए, उसको हमने मतलब इन अ कनिंग वे, एक एक बहुत ही एक्सपर्ट की तरह हमने उसमें क्या तलाशना चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी एक कैंडल बनती है तो वो उसका जो पूरा हिस्ट्री है वो आपको बयां करती है। ठीक है, अब स्टॉक का प्राइस हो गया या कैंडल का जो फॉर्मेशन है,
एक ही बात है, राइट? स्टॉक का प्राइस ही है जो कैंडल्स को बना रहा है चार्ट के ऊपर। और स्टॉक का प्राइस कौन चेंज करता है? स्टॉक का प्राइस चेंज करते हैं जो स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेडिंग यानी लेन देन जो लोग कर रहे हैं वो लोग डिसाइड करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लोग अगर बाय करने निकलेंगे तो फिर प्राइस ऊपर जाएगी क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आप मार्केट में जाते हैं और कोई एक चीज़ है जिसके पीछे सब लोग पड़े हुए हैं, तो उसका कैसा है, दुकानदार जो है सोचते हैं कि अरे इसमें तो बहुत लोग हैं खरीदने वाले, क्यों ना मैं इसका प्राइस ऊपर कर दूं। और अगर बेचने वाले बहुत लोग हैं तो फिर प्राइस नीचे आता है। बस वही चीज़ है जो स्टॉक मार्केट को भी ऊपर और नीचे मूव कराते हैं, राइट? मतलब बायर, खरीदार जो है, खरीदार अगर ज़्यादा है, बायर अगर ज़्यादा है तो फिर प्राइस ऊपर जाएगा। और बेचने वाले अगर ज़्यादा है, मतलब हमको नहीं चाहिए ये स्टॉक, अभी इसके दिन ख़त्म हो गए, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बेच दो, ऐसा बोलने वाले अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर प्राइस धीरे 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 नीचे आ जाएगा। मतलब मोर द बाइंग प्रेशर, जितना ज़्यादा बाइंग प्रेशर रहेगा, खरीदारी का जितना प्रेशर रहेगा उतना प्राइस ऊपर जाएगा। और सेलिंग प्रेशर जितना रहेगा, जितने लोग उसको सेल करना चाहेंगे उतना प्राइस नीचे जाएगा। ये थोड़ा रिपीटेटिव हो रहा है लेकिन आप इसको ध्यान में रख ले कि यही है चीज़, यही है बेसिक चीज़। कोई भी चीज़, मतलब नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, किसी भी चीज़ का इस दुनिया में अगर दाम घटता है या बढ़ता है तो वो इसी प्रिंसिपल से होता है और इसको कहा जाता है द डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ऊपर नीचे होता है। तो कैंडलस्टिक्स भी जो है वो भी बस इसी प्रिंसिपल से फॉर्म होती है। और जब आप देखते हैं कोई भी कैंडलस्टिक को तो आप बाइंग और सेलिंग का एक अंदाज़ा उसको देख करके लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर कितना बाइंग प्रेशर था या कितना सेलिंग प्रेशर था, ये सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ से समझ पाएंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ अगर, तो हम एक कैंडल को क्लीनली देख पाएंगे। ठीक है, ये कुछ कैंडल्स हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि ये कैंडल, ठीक है, ये जो कैंडल है ये हमें क्या बता रहा है? ये हमको ये बता रहा है कि ये है तो रेड कलर में, इसका मतलब कि ओपनिंग जो है वो ऊपर, मतलब शुरुआत ऊपर से हुई थी फिर नीचे आ गया, मतलब मंदी हो गई नीचे की तरफ, नेगेटिव एक्शन हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये साफ साफ इसने बता दिया। लेकिन ये ऊपर की तरफ ये जो शेडो है और नीचे की तरफ ये छोटा सा शेडो है, इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि बायर्स और सेलर्स की ये यहाँ पर फाइट हो रही थी। बायर्स की और सेलर्स की, दोनों की यहाँ पर एक फाइट हो रही थी। लेकिन एंड में कौन जीता? एंड में सेलर्स जीते, क्योंकि ये ऊपर ऊपर जाने के बाद आखिर में उसको नीचे आना ही पड़ा। मतलब उस दिन में बायर्स और सेलर्स की काफ़ी ज़्यादा, मतलब इंटेंस फाइट हुई और फिर आखिर में सेलर्स जीते और सेलर्स ने प्राइस को नीचे ढकेल दिया। और ये नीचे वाला जो ये शैडो है, इससे क्या पता चल रहा है कि बायर्स और सेलर्स की यहाँ पर भी फाइट हो रही थी, लेकिन कुछ ज़्यादा यहाँ पर मतलब बायर्स सेलर्स नहीं कर पाए और बायर्स ने थोड़ा ऊपर की तरफ ढकेला प्राइस को। तो बायर्स का एक्शन ये यहाँ दिख रहा है और सेलर्स का एक्शन जो है ये यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये बायर्स का एक्शन जो नीचे वाला विक है और ऊपर का यानी सेलर्स का एक्शन, और आखिर में दिन खत्म होते होते सेलर्स की जीत हुई और बायर्स हार गए। इसीलिए बहुत बड़ा ऊपर का शैडो लेकिन प्राइस नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं और ये वाला कैंडल देख लेते हैं। अब ये कैंडल जो है ये है तो ग्रीन में है, मतलब पॉजिटिव कैंडल है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे और उसको समझेंगे अच्छे से तो आपको ये थेरेटिकल चीज़ जो है, बुलिश कैंडल बेयरिश कैंडल, इससे भी ज़्यादा उसके अंदर की चीज़ें दिखेगी। ये है तो ग्रीन में, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि बायर्स ने कोशिश की थी प्राइस को ऊपर ले जाने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसको फिर से नीचे ढकेला गया और प्राइस को यहाँ पर रखा गया। है ग्रीन में, है बुलिश कैंडल, लेकिन यहाँ पर सेलर्स की जीत ज़्यादा हुई है।
मतलब दिन के दौरान में जो सेलर्स और बायर्स का जो फाइट चल रहा था उसमें सेलर्स सक्सेसफुल हुए और उन्होंने प्राइस को नीचे ढकेला है। मतलब ये है ग्रीन कलर की, लेकिन एक्चुअल में अगर स्क्रीन के अंदर वाली बात आपको बताऊं तो ये है एक बेयरिश कैंडल ही। यहाँ पर मंदी ही दिख रही है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चीज़ हमें नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे ये वाला जो ये एक कैंडल लेते हैं। ये कैंडल में क्या हुआ, ये कैंडल में बहुत बड़ी ग्रीन बॉडी है, ऊपर की तरफ छोटा सा शेडो है, जो कि ठीक है, मतलब रहता है छोटा सा शेडो। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बायर्स ने ले जाना चाहा प्राइस वहीं पर प्राइस जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो ये जो कैंडल है ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर बायर्स की जीत हुई है और बहुत कन्विंसिंगली बायर्स जीते हैं। मतलब जो रुझान है वो ऊपर की तरफ है, बुलिश एक्शन यहाँ पर है। तो सेम चीज़ अगर आप ये कैंडल में देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर्स यहाँ पर रहे हैं और जो एक्शन है वो टोटली बेयरिश यानी टोटली मंदी वाला एक्शन है। साफ साफ आपको यहाँ पर समझना है। तो कैंडलस्टिक के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे ये जो कैंडल है इसको मुझे सारे नाम याद नहीं है, मैं नहीं याद रखना चाहता हूँ, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है इसको कहा जाता है हैमर। ये एक माफ़ कीजिएगा, ये शूटिंग स्टार है, ये शूटिंग स्टार है, लेकिन क्योंकि ये ग्रीन कलर में है इसलिए इसको बुलिश शूटिंग स्टार ऐसा कुछ कह सकते हैं। ऐसा कुछ नाम भी है क्या नहीं पता मुझे, लेकिन इस प्रकार के नाम बहुत सारे, हैमर कहते हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं, या फिर बुलिश एनगल्फिंग वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें याद रखने की, इनके नाम याद रखने के। ये कोई बॉलीवुड के सुपरस्टार्स नहीं है जो अलग अलग नाम से आप इनको पहचानेंगे। ये आपको जो मैसेज कन्वे करते हैं वो आप समझिए कि दिन में क्या हुआ। दिन में बायर्स मतलब बाइंग ज़्यादा थी, डिमांड ज़्यादा था कि सप्लाई ज़्यादा, क्योंकि एंड में डिमांड सप्लाई का गेम है। समझना है कि डिमांड ज़्यादा है कि सप्लाई ज़्यादा है, बाइंग ज़्यादा है कि सेलिंग ज़्यादा है, बस इतना समझना है। ठीक है, जैसे ये जो कैंडल है इसको डोजी करके कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत छोटा सा बॉडी है, ऊपर की तरफ बहुत सारी कैंडल्स शैडोज है, इसको डोजी कहा जाता है। फिर ये जो है इसको बेरिश एनगल्फिंग कहा जाता है। इस प्रकार के कुछ नाम दिए जाते हैं जिसके बारे में इतनी जानकारी मुझे है नहीं, और आप भी उन चक्कर में मत पड़िए कि कैंडलस्टिक्स के नाम याद अगर आप रखेंगे तो ही बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये हुई बात कैंडलस्टिक्स की कि कैंडलस्टिक्स में आपको बस समझना है कि डिमांड सप्लाई का क्या गेम चल रहा है। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे आगे जब हम जब हमारा जो एरिया ऑफ वैल्यू पहचानेंगे उसमें हम यूज़ में लाएंगे इसको। ठीक है, तो हमने अभी तक समझा है कि टाइम फ्रेम जो कि हम यहाँ से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और टाइम फ्रेम के बाद में हमको कैंडलस्टिक से क्या पता चल रहा है, ये हमने चीज़ें समझ ली। अब जो मैंने बात की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में सारा गेम होता है, तो हमको चार्ट के ऊपर में वो डिमांड एंड सप्लाई के जोन्स जो होते हैं उसको भी समझना आना चाहिए। ठीक है, तो हम अब डिमांड एंड सप्लाई के जोन्स के बारे में बात करते हैं। देखिए प्राइस जो होता है मतलब भाव, अगर मैं ये जो चार्ट है, चलिए चार्ट को चेंज कर लेते हैं, HCL का यहाँ पर चार्ट ओपन कर देता हूँ मैं। ठीक है, जस्ट फॉर सम वेराइटी। तो ये HCL के चार्ट में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि 978 के ऊपर में प्राइस है। इसको कहा जाता है प्राइस, मतलब क्या है, किस भाव पे चल रहा है HCL का भाव जो है वो अभी 978 है। ठीक है, तो जब भी कोई भी स्टॉक जो है आगे बढ़ता है तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री रहती है। ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री में उसने क्या किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इसको चलाने वाले जो लोग हैं वो आखिर में इंसान ही हैं। हम देख तो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर में, लेकिन इसको कोई स्टॉक मार्केट को कोई कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर नहीं चलाता है, वो तो बस दिखाता है हमें। चलाने वाले जो है वो लोग हैं, हम जैसे लोग और हमारा दिमाग। और जब हम इंसानों की बात करते हैं और इंसान के दिमाग की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि दिमाग जो है वो याद रखता है कि प्रीवियसली क्या हुआ है, मतलब पहले क्या हुआ है, और उसी के हिसाब से हमें रिएक्ट करना है, आगे की जो दिशा है वो तय करनी होती है। ठीक है, क्योंकि हमको पहले जो हमने किया है उसके ऊपर ही आगे के डिसीजंस लेने होते हैं। इसीलिए
स्टॉक प्राइस का जो चार्ट है वो भी हिस्ट्री के ऊपर में डिपेंड करता है कि पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था वैसे ही चीज़ें आगे बढ़ते जाती है। ठीक है, पहले यानी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1990 में क्या हुआ था, 2000 में क्या हुआ था, वैसा नहीं हो सकता है। 3-4 दिन पहले जो चीज़ हुई है या 1 हफ्ते या 1 महीने या 6 महीने पहले जो चीज़ हुई है वही आगे हमें और नज़र आए। और इसीलिए जो प्राइस चार्ट है वो एक ह्यूमन माइंड का डिपिक्शन है एक सॉफ्टवेयर के ऊपर में। यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर या कोई रोबोट नहीं है जो चार्ट बनाता है, वो सिर्फ एक ह्यूमन माइंड है। इसीलिए हमको चार्ट के ऊपर में वो ह्यूमन माइंड हमको क्या बता रहा है, मतलब ह्यूमन माइंड के दिमाग में या हिस्ट्री में क्या, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो चीज़ें हमको यहाँ पर तलाशनी है इस चार्ट के ऊपर में। और वो हम कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, वो हम करेंगे ट्रेंड लाइंस की हेल्प से। ठीक है, तो ट्रेंड लाइंस कैसे यूज़ करना है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। और ट्रेंड लाइंस को अगर मतलब एक समराइज मैं करूँ तो वो एक ऐसी लाइन होती है जो आपको ट्रेंड और डिमांड और सप्लाई के बीच का जो रिलेशन है उसको बयां करती है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइंस आप यहाँ से चुन सकते हैं, मतलब आपके चार्ट के ऊपर में ऑप्शन होता है, आप आसानी से देख सकते हैं। उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी किया है, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं इस प्रकार से। और आप कोई भी 2 पॉइंट चुनिए चार्ट के ऊपर में। जैसे मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि प्राइस जो है वो इस प्रकार से यहाँ ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने ये एक पॉइंट चुन लिया और ये एक पॉइंट मैंने चुन लिया। ठीक है, और मैंने ये यहाँ पर ये लाइन बना ली। इसको मैं थोड़ा थिक कर लेता हूँ सो दैट वो विजिबल क्लियरली रहे। साथ ही में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और एक लाइन यहाँ पर निकालना चाहिए, क्योंकि और एक ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूँ यहाँ से और अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर रखूँ तो ये भी लाइन जो बनती है ये भी एक ट्रेंड को दिखा रही है, क्योंकि प्राइस भी ऐसे उसी के साथ में ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से इसको फाइन ट्यून भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक सही चैनल बनता है जहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर रख लिया। अब डिमांड और सप्लाई यानी इंसान के जो दिमाग को हमको समझना है वो हम यहाँ पर कैसे समझेंगे? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो नीचे वाला लाइन है, प्राइस कभी भी इसके नीचे नहीं जा पाया। मतलब देखिए, यहाँ पर आया, नीचे नहीं जा पाया, यहाँ पर आया, नीचे नहीं जा पाया, यहाँ पर भी एग्जैक्टली नहीं आया, लेकिन कोशिश हुई थी, लेकिन प्राइस नीचे। यहाँ पर तो बहुत बार कोशिश हुई थी, प्राइस नीचे नहीं आ पाया। फिर से एक बार ये यहाँ पर भी कोशिश हुई थी। तो ये 1 2 3 4 5 6 बार कोशिश हुई थी, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ पाया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हो रही थी बाइंग, खरीदारी हो रही थी। यहाँ पर सेलिंग नहीं हो रही थी। यहाँ पर इस लाइन के ऊपर में सेलिंग नहीं हो रही थी, इस लाइन के ऊपर में हो रही थी बाइंग, क्योंकि जब आप बाय करेंगे तभी ही प्राइस ऊपर जाएगा, राइट? अगर आप सेलिंग करेंगे, अगर आप बेचना, हर कोई बेचना चालू करेगा तो फिर प्राइस नीचे आएगा, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आया, प्राइस गया ऊपर। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर हो रही थी बाइंग, और बाय करना यानी डिमांड बढ़ाना। बाइंग कब होती है? जब उस चीज़ की बहुत डिमांड रहेगी, बहुत हर कोई चाहेगा कि उस चीज़ को खरीदना, तभी बाइंग होगी, राइट? इसीलिए इस जोन को या इस लाइन को कहा जाता है डिमांड जोन। ठीक है, इसको कहा जाता है डिमांड जोन। और ये तो हो गया एक जोन, लेकिन अगर इस लाइन को भी अगर आप एक नाम देना चाहें तो इस लाइन को कहा जाता है सपोर्ट। सपोर्ट जैसे आप समझ सकते हैं, मतलब उसका जो लिटरल मीनिंग है उसी से आप समझ सकते हैं कि इसको सपोर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके नीचे प्राइस या भाव नहीं आ पाया। मतलब वहाँ पर एक सपोर्ट मिल गया उसको। अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर वो नीचे आ जाता, लेकिन वहाँ पर एक सपोर्ट मिल गया। तो ये डिमांड जोन जहाँ पर भी होता है वहाँ पर होता है सपोर्ट। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर जाने की कोशिश हुई लेकिन नहीं, नीचे ढकेल गया। यहाँ पर भी कोशिश हुई कुछ हद तक, लेकिन नहीं, प्राइस को नीचा
नीचे की तरफ ढकेला गया। यहाँ पर कोशिश हुई, यहाँ पर कोशिश हुई, यहाँ पर कोशिश हुई, तो ये 1 2 3 4 5 बार कोशिश हुई, लेकिन भाव या प्राइस इस स्टॉक का, एचसीएल के स्टॉक का ऊपर नहीं जा पाया। मतलब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर सेलिंग हुई। जब भी प्राइस इस लाइन के करीब गया वहाँ पर सेलिंग हुई, प्राइस को नीचे ढकेला गया। इसीलिए सेलिंग कब होती है, जब सप्लाई ज़्यादा होता है, जब बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, राइट। तो इसको कहा जाता है सप्लाई जोन। ये है सप्लाई जोन। और एक लाइन को अगर आप, मतलब सिर्फ इस लाइन को अगर आप नाम देना चाहेंगे तो इसको कहा जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों, फिर से लिटरल मीनिंग है रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्ट करना, ऊपर नहीं जाने देना, रेजिस्ट करना, नीचे की तरफ ढकेलना। ठीक है, तो ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर दोस्तों हमने समझा कि डिमांड जोन, सप्लाई जोन कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता है। और इसमें ह्यूमन माइंड जो है उसका खेल है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदा हुआ है वो लोग चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाए, राइट। लेकिन कुछ पहले से ही कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पहले से ही ये लेवल डिसाइड की होती है कि ये यहाँ पर मुझे सेलिंग करना है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कहीं यहाँ 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 खरीदा हुआ हो, तो वो वहाँ पर सेल ऑर्डर्स पहले से ही लगा करके बैठते हैं और प्राइस को फिर से नीचे ढकेलते हैं। तो ये पूरा एक ह्यूमन गेम है। और अगर आप देखेंगे कि क्यों ये एक सिंगल लाइन में, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि ये लाइन जो है ये ऐसी ऐसी या फिर ऐसी जा रही है, ये एक सिंगल लाइन में जा रही है। और बहुत बार आप देखेंगे कि ये एक सिंगल लाइन में ही सारा जो खेल है, मतलब सारा जो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है वो हो जाता है। और कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ये पॉइंट समझना थोड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर नवीन फ्लोरिन का स्टॉक है, रामको सिस्टम्स का स्टॉक है। मैं एक अलग प्रकार का पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने ऑलरेडी एक मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ चैनल तो देख ही लिया है। एक बार देख लेते हैं डाबर का स्टॉक। चलिए डाबर का स्टॉक देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ अलग फॉर्मेशंस है। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन का ऑप्शन चुना और मैंने जस्ट एक नेकेड आई से बस चार्ट के ऊपर देख करके मुझे लग रहा है कि ये एक पैटर्न ये एक जो लाइन है इसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही है। अगर मुझे नहीं मतलब वो लाइन बराबर लगी तो मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इसको मैंने ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, तो क्यों ना मैं इसको ये यहाँ तक ऐसे रख दूँ। ठीक है, अगर मैं इसको ये यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे एक पैटर्न मिलता है, मतलब एक जोन में आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोशिश हुई नीचे आने की, नहीं आ पाया प्राइस, फिर से यहाँ पर हुई कोशिश, नहीं आ पाया, यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश हुई लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा पाया। तो ये एक मेरा एक जोन बन जाता है और ये एक वैलिड जोन मैंने मार्क कर दिया है चार्ट पे। ठीक है, साथ ही में और एक मुझे जोन नज़र आ रहा है, एक और लाइन मैं यहाँ पर खींचना चाहता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एक लाइन बनता है कुछ इस तरीके से मैं उसको रख सकता हूँ, या फिर मैं उसको ऐसे भी रख सकता हूँ। मेरे ख्याल से ये जो है ये बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैंने उसको यहाँ पर रख दिया। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये कोशिश हुई है ऊपर जाने की, नहीं जा पाया। यहाँ कोशिश हुई है, यहाँ 3 बार कोशिश हुई है, उसके बाद में प्राइस ऊपर गया, फिर से इसी लाइन के ऊपर में आया और यहाँ पर उसके बाद फिर वो नीचे उसको ढकेला गया। ठीक है, तो ये 2 लाइन्स जो है ये मैंने यहाँ पर मार्क कर दी। तो देखने में मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस लाइन पे जब भी प्राइस इस लाइन के करीब आया उस समय बाइंग ज़्यादा हुई। मतलब ये बन जाता है मेरा डिमांड जोन या सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट कह लीजिए या डिमांड जोन कह लीजिए, एक ही बात हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश हुई लेकिन नहीं जा पाया, इसलिए इसको कहेंगे रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा था तो सेलिंग ज़्यादा हुई। ठीक है, तो ये मैंने 2 ट्रेंड लाइंस यहाँ पर
बनाई और उससे मैंने डिमांड और सप्लाई को पहचान लिया। कुछ प्री कंसीव्ड आइडिया से मैंने ये स्टॉक ओपन नहीं किया था। आप कोई भी स्टॉक ओपन कर सकते हैं, आपको बस आपका जो माइंड है उसको ब्लैंक रखना है। बहुत सारी चीज़ें माइंड में रख के चार्ट को मत देखिए कि यहाँ पर ये भी हो रहा है, ये भी हो, कुछ मत देखिए। बस देखिए चार्ट को और आपको जो लग रहा है, हो सकता है आपके साथ में कोई बैठा हो वो कुछ और ही देखे चार्ट में, बट उससे आपको कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए। आपको क्या दिख रहा है चार्ट में वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाजू वाले को क्या दिख रहा है वो जाने, वो उसके ऊपर ट्रेडिंग करे। हो सकता है उसको जो दिख रहा है वो उसके लिए यूज़फुल रहे। आप जो चार्ट के अंदर देख रहे हैं, आप उसको उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हो सकता है बहुत ही एक कोई एडवांस चीज़ हो जो आपको नहीं नज़र आ रही हो, कोई बात नहीं। अगर आपको एक सिंपल चीज़ भी नज़र आ रही है चार्ट पे, वो ज़्यादा काम करेगा आपके लिए, और वो एडवांस चीज़ जो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रही है या आपकी स्टडी उतनी नहीं है, आपका स्किल उतना नहीं है, उसको आप भूल जाइए। जो सिंपल चीज़ होती है, पैसा उसी से बनता है। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ बहुत रॉकेट साइंस यूज़ नहीं किया। मैंने बस ये देखा कि ये नीचे मुझे इस प्रकार से जाता हुआ नज़र आ रहा था, ऊपर में मुझे इस प्रकार का नज़र आ रहा था, ठीक है? तो आखिर में फिर क्या हुआ, ये इस पैटर्न को एक्चुअली कहा जाता है इंक्रीजिंग ट्रायंगुलर पैटर्न कहा जाता है इसको, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद में ये ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और उसके बाद में प्राइस बहुत ऊपर निकल गया। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे कि आप कैसे डिमांड और सप्लाई जोन्स को पहचानने के बाद चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो डिमांड और सप्लाई यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस प्रकार से प्लेन प्लेन सिंपल स्किल्स के साथ में आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? अब इसके बाद में हम बात करेंगे मूविंग एवरेजेस की, ठीक है? कि मूविंग एवरेजेस कैसे आपको इंटरप्रेट करना है और कैसे उसको समझना है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस एज अ इंडिकेटर समझ लीजिए, ये बहुत यूज़फुल है कोई भी प्राइस चार्ट में एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा मैं ये जो ट्रेंड लाइंस मैंने निकाली है उसको डिलीट कर देता हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, या फिर हम कोई दूसरा स्टॉक भी ले सकते हैं। नवीन फ्लोरिंग का मैंने यहाँ पर स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? यहाँ पर ये जो कर्व्स आप देख रहे हैं, जैसे कि ये देखिए ब्लू कलर में यहाँ पर है, ये ब्लैक कलर में यहाँ पर है और ये रेड कलर में यहाँ पर है, इसको कहा जाता है मूविंग एवरेज। और ये मूविंग एवरेज पहले से नहीं आता है, आपको ये यहाँ पर इंडिकेटर में जाना होता है और यहाँ पर टाइप करना होता है मूविंग एवरेज, और उसके बाद में उसका पीरियड सिलेक्ट करना होता है। कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, पीरियड 15, 20, 25, 200, 250, 500, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपको ये कर्व यहाँ पर दिखता है, ठीक है? इसके ऊपर वीडियो भी किया है, इसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। मूविंग एवरेजेस के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। तो यहाँ पर मैंने जो 3 पीरियड सिलेक्ट किए हैं वो है EMA 21, यानी मूविंग एवरेज 21 पीरियड का मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पर 55 है और ये 200 है। तो ये जो है ये 21 वाला है, ये जो है ये 55 वाला है और ये जो है ये 200 वाला है, ठीक है? ऐसे 3 मूविंग एवरेजेस चल रहे हैं। मूविंग एवरेजेस का मतलब मेन जो उसका रोल है वो क्या होता है और ये कैसे आगे आगे बढ़ता है। ये जो कैंडलस्टिक्स बढ़ती है ये तो हमने पता कर लिया कि कैसे, जैसे ऊपर जाता है प्राइस तो कैंडलस्टिक्स ऊपर जाती है, रेड ग्रीन में जो भी चीज़ें हैं वो सब हमने समझ लिया। लेकिन ये मूविंग एवरेज कैसे कैसे सामने सामने कैसे कैसे बढ़ता है, ये क्यों इस प्रकार से ऐसा और ऐसा ही गया, तो इसका सिंपल रीज़न है कि ये जो कर्व है ये एवरेज को दिखाता है। एवरेज मतलब मान लीजिए कोई क्रिकेटर है और उसका हर इनिंग्स में अलग अलग स्कोर बनता है, कभी 50 बन रहे हैं, कभी 70 बन रहे हैं, कभी 10 बन रहे हैं, कभी 15 बन रहे हैं। तो उसका जो एवरेज है, हर इनिंग्स के साथ में उसका एवरेज जो है, बैटिंग एवरेज जो है वो चेंज होते रहेगा, राइट? चेंज होते रहेगा। कभी 100 अगर रन बना दिए तो बैटिंग एवरेज थोड़ा ऊपर जाएगा। अगर 45 था पहले तो 47 चले जाएगा। अगर 0 पे आउट हो गया तो 45 का 43 पे आ जाएगा उस हिसाब से। वैसा ही ये मूविंग एवरेज भी सेम है। अगर स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर चले गया तो मूविंग एवरेज थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा और नीचे आ गया तो मूविंग एवरेज थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि ये एक एवरेज दिखाता है, ठीक है? एक एवरेज है ये। और ये 21 वाला जो मैंने चुना है
इसका मतलब ये है कि ये पिछले 21 दिन का एवरेज प्लॉट करता है इस इस ग्राफ के ऊपर में, यानी इस चार्ट के ऊपर में, पिछले 21 दिन का एवरेज। अब मैंने कहा पिछले 21 दिन का, दिन का क्यों कहा मैंने, क्योंकि हमने यहां पर डी यानी डेली टाइम फ्रेम चुना हुआ है, राइट। अगर मैं ये टाइम फ्रेम चेंज कर दूं तो फिर मूविंग एवरेज भी चेंज हो जाएगा। करके देखते हैं। मैंने ये डी की जगह पे ले लिया वीक, यानी एक हफ्ते का टाइम फ्रेम मैंने ले लिया। देखिए प्राइस चार्ट भी चेंज हो जाएगा और साथ ही में मूविंग एवरेज का जो ग्राफ है वो भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर अगर मैं EMA 21 बोलता हूँ, जैसे ये है EMA 21, EMA क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। 21 जब मैंने कहा तो ये कर्व जो है ये प्लॉट करेगा पिछले 21 दिन का, नहीं पिछले 21 हफ्तों का एवरेज, क्योंकि हमने यहाँ पर W यानी वीकली टाइम फ्रेम चुना है, ठीक है। अब ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी ये फिर से एक थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है चार्ट्स के ऊपर कुछ खास इसमें आपको नहीं समझना है, बस मतलब इतना कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है नहीं, लेकिन बस चार्ट के ऊपर देख के विजुअल इंटरप्रिटेशन यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो कैसे आप विजुअल इंटरप्रिटेशन करेंगे, सेम चीज़ है जैसे हमने ट्रेंड लाइंस के हेल्प से समझा था कि कैसे हम डिमांड और सप्लाई जोन को पहचान सकते हैं, बस उसी तरीके से आप इस ये जो कर्व है मतलब मूविंग एवरेजेस का, इसको यूज कर सकते हैं डिमांड और सप्लाई को समझने के लिए। जैसे कि ये जो स्टॉक है, अब हमने यहाँ पर नवीन फ्लोरिन खोला है, वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, और अगर आप ये EMA 21 का ये कर्व देखेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही होगी, मतलब बिल्कुल ब्लैंकली देख के बताना है कि क्या नज़र आया। यहाँ पर साफ साफ आपको नज़र आया होगा कि जब भी भाव या प्राइस नज़दीक आने की कोशिश करता है इस कर्व के, तो वो उसको ऊपर की तरफ ढकेलने का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए प्राइस ने करीब आने की कोशिश की, ऊपर ढकेला गया, फिर से यहाँ पर करीब आने की कोशिश की, ऊपर ढकेला गया, यहाँ पर करीब आने की कोशिश ऊपर, यहाँ पर करीब आने की कोशिश ऊपर, फिर से नीचे जब भी आया। इसका मतलब क्या है कि ये जो नीचे वाला ये जो कर्व है ये कौन सा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है बाइंग करने का, बाय करने का, यानी डिमांड जोन बन जाता है ये कर्व, यानी ये बन जाता है सपोर्ट, ठीक है। तो जो काम हम ट्रेंड लाइन की हेल्प से पहचान रहे थे वो यहाँ पर मूविंग एवरेज भी हमारे लिए कर रहा है। कल को चल के अगर कोई स्टॉक में आप देखते हैं कि एक कोई दूसरा पीरियड का मूविंग एवरेज अगर है वो इस प्रकार से जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये बन जाता है रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई जोन बन जाएगा ये, ठीक है। तो बस यही यूज़ है मूविंग एवरेजेस का, बाकी उसका जो थेरेटिकल चीज़ है उसको आप भूल जाइए। जो विजुअल चीज़, जो विजुअली आपको नज़र आ रही है चीज़, बस उतना ही उसको देखना है। और कभी कभी होगा कि मूविंग एवरेजेस से आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, कुछ अलग सा ही मूविंग एवरेज अगर बन जाता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ अलग सा ही मूविंग एवरेज इस प्रकार से अगर बन जाता है जो कोई काम का ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती उसमें से कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश ना करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं फिट बैठ रहा है दिमाग में, जितना हमको स्किल है, जितना हमको नॉलेज है उसमें नहीं अगर वो फिट बैठ रहा है तो उसको छोड़ दें। ज़बरदस्ती में उसमें कोई नॉलेज क्रिएट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो ये हो गई बात कि मूविंग एवरेजेस और कौन से मूविंग एवरेज का यूज़ कब करना है, ये भी थोड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने 3 क्यू लगाए हुए हैं, 21, 55 और 200, ये पीरियड के मैंने 3 क्यू लगाए हुए हैं। ये जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होगा, ठीक है। जब आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पर ये यूज़ होगा, क्योंकि इसका एवरेज का पीरियड जो है वो सिर्फ 21 है। ये जो है ये 55 का है, मतलब आपको एक मीडियम टर्म मैंने समझ लीजिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इस टाइम फ्रेम में अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग करना है तो फिर आपको ये
जो मूविंग एवरेज है वो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी तरीके से बताएगा। और अगर आप बहुत लंबे समय के लिए 1 साल या 6, 7, 8 महीने के लिए अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको ये नीचे वाला यानी ये 200 वाला जो कर्व है, यहाँ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो क्विकली समझ लेते हैं कि जैसे समझ लीजिए मुझे नवीन फ्लोरिंग जो मैंने चार्ट यहाँ ओपन किया है, इसमें कुछ डिसीजन लेना है, तो ये तीनों से मैं क्या-क्या चीज़ें समझ सकता हूँ। अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ और बहुत कम समय के लिए, हफ्ते भर के लिए, तो मुझे ये जो कर्व है इससे पता चल रहा है कि हाँ, अभी मुझे बाय कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि जभी भी भाव नज़दीक आता है इस कर्व से, वहाँ से उसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है इस कर्व के द्वारा। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत करीब है प्राइस, बहुत ज़्यादा करीब है इस कर्व के, तो क्यों ना मैं यहाँ बाय कर लूँ और फिर प्राइस ऊपर चले जाए। लेकिन अगर मैं एक लंबे समय के लिए निवेश करना चाहता हूँ, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि अभी प्राइस जो है वो तो काफ़ी ऊपर जा चुका है। उसका एवरेज यहाँ रह गया, मतलब एवरेज बैटिंग एवरेज था समझ लीजिए 45 का, लेकिन अभी 200 और 200 पे 200 रन बन रहे हैं हर इनिंग में। तो कभी तो वो नीचे आएगा, कभी तो वो बैट्समैन जो है वो डक पे आउट होगा, कभी तो 0, 10, 15, 20 रन बनाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर मुझे लंबे समय के लिए जाना है, तो ये बहुत ऊपर जा चुका है पहले से ही। तो इसको मैं थोड़ा वेट करूँ और क्यों ना थोड़ा इस रेंज में जब आए, जब मेरा ये कर्व भी जो है वो थोड़ा यहाँ पर चले जाए, दोनों यहाँ पर, दोनों का मिलन यहाँ पर हो, क्यों ना मैं उस समय, लंबे समय के लिए क्यों ना मैं उस समय बाय करूँ। तो कुछ इस प्रकार के आप डिसीजंस ले सकते हैं। एंड में सब आपको खुद को ही सोचना है और खुद का ही दिमाग वहाँ लगाना है। धीरे-धीरे करते-करते सारी चीज़ें आ जाएगी। बट ये था एक बेसिक कि मूविंग एवरेजेस को आप किस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है? अब एक मेन चीज़ पे आते हैं कि चार्ट पैटर्न्स जो बनते हैं, वो कौन से हैं और उससे हमें क्या समझना चाहिए। अब चार्ट पैटर्न्स जो बनते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन, जो हमने अभी समझा, कैंडल स्टिक्स का, ट्रेंड लाइंस का, मूविंग एवरेज, सबका एक कॉम्बिनेशन बन के एक चार्ट पैटर्न बनता है। ठीक है? तो मैं आपको चार्ट पैटर्न जो है वो एक ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। तीन चार्ट पैटर्न्स हम यहाँ पर देखेंगे। पहला चार्ट पैटर्न जो है उसको कहा जाता है हेड एंड शोल्डर्स। ठीक है? अब ये हेड एंड शोल्डर्स का क्या मतलब है? अगर आपको इस प्रकार का पैटर्न दिखे कहीं पर, इस प्रकार का, ऐसा, तो फिर आप समझ जाइए कि ये हेड एंड शोल्डर्स हैं, क्योंकि ये कहा जाता है हेड, ये आपका लेफ़्ट शोल्डर है, ये है राइट शोल्डर। तो ये आपके कंधे हो गए, ये आपका सर और ये दूसरा कंधा, राइट। इस प्रकार से ये, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि अगर ये नीचे वाला जो ये बेस लाइन है, जिसको कि हेड लाइन भी कहा जाता है, अगर इसके नीचे प्राइस चले जाए, मतलब ये बहुत लंबा जो फाइट था बायर्स और सेलर्स का, उसमें सेलर्स जीत गए हैं और उसको नीचे ढकेल रहे हैं। ठीक है? दूसरा है राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम का क्या मतलब हो जाता है? जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, इस प्रकार का राउंड बनेगा और एक बॉटम बनेगा और फिर प्राइस ऊपर जाएगा, और ये जो है इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस, या फिर इसको आप लिड भी कह सकते हैं। लिड यानी जो हम ढक्कन रखते हैं किसी बर्तन के ऊपर, बस उसी तरीके से ये लिड है। और ये लिड से ऊपर अगर प्राइस निकल जाएगा तो इसको ये जो रेजिस्टेंस है, मतलब ये रेजिस्टेंस यानी ये एक सप्लाई डिमांड, माफ़ कीजिए, सप्लाई जोन बन जाएगा रेजिस्टेंस यानी। और नीचे की तरफ का ये जो लेवल रहेगा, ये जो लेवल रहेगा यहाँ पर सपोर्ट है, यानी ये एक डिमांड जोन बन जाता है। ठीक है? ये राउंडिंग बॉटम है। इसको कैसे यूज़ करना है और क्या हमें इससे समझना है, इसके बारे में जब हम चार्ट्स पे चलेंगे तब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और तीसरा जो है वो है डबल बॉटम का। ठीक है? अब डबल बॉटम का जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, फिर से वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये एक बॉटम
ये दूसरा, तो ये बन जाता है डबल बॉटम, ठीक है। और ये ऊपर का ये जो है, ये जो लेवल है यहाँ पर, इसको कहा जाता है एपेक्स ऑफ द डबल बॉटम या रेजिस्टेंस ऑफ द डबल बॉटम, कुछ भी नाम आप देना चाहे, या अगर आप नाम भी नहीं देना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, आप देख के ही उसको समझ सकते हैं कि ये जो लेवल है, अगर इस लेवल से यहाँ ऊपर निकल जाए प्राइस, मतलब कि बायर्स की जीत यहाँ पर हो चुकी है ना। क्योंकि 2 बार कोशिश हुई, 2 बार सेलर्स ने नीचे ढकेला, लेकिन आखिर में इस लेवल के ऊपर प्राइस निकल गया, मतलब बायर्स की जीत हो गई है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब डिमांड बढ़ रही है। और ये जो तीनों पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स है, इसका रिवर्स या इन्वर्स भी अगर आप सोचें तो वो, मतलब वो भी आपको कुछ मैसेज कन्वे करता है। जैसे ये हेड एंड शोल्डर्स हो गया, वैसे ही आप इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स भी चार्ट पे देखेंगे कई बार, वो ये इस प्रकार से बनेगा और ये रहेगा उसका नेक लाइन, ठीक है। तो ये है हेड, ये है लेफ्ट शोल्डर और ये है राइट शोल्डर। इस केस में नेक लाइन को क्रॉस करना यानी मंदी, यानी नीचे की तरफ, यानी बायर्स का कंट्रोल, ठीक है, माफ कीजिए सेलर्स का कंट्रोल। और लेकिन अगर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में इस नेक लाइन के ऊपर प्राइस निकले तो यहाँ पर है बायर्स का कंट्रोल, यानी तेजी, यानी बुलिश एक्शन, ठीक है। ये है राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम जो है ये ऊपर का रुझान दिखाता है, मतलब बुलिश एक्शन दिखाता है। लेकिन अगर ये इन्वर्स राउंडिंग बॉटम रहेगा इस प्रकार से, इसको आप इन्वर्स राउंडिंग बॉटम भी कह सकते हैं या राउंडिंग टॉप भी कह सकते हैं, ठीक है। राउंडिंग टॉप भी सही नाम रहेगा उसका। जैसे जस्ट अभी मेरे ध्यान में आया, शायद लोग कहते भी होंगे, जैसे मैंने कहा कि नामों में कुछ नहीं रखा है, बस वो क्या दिखा रहा है उसको आप समझिए, ठीक है। और ये बन जाती है लिड नीचे की, और इसके नीचे अगर ब्रेकआउट हो, इससे क्या पता चलता है कि कोशिश हुई ऊपर जाने की, लेकिन आखिर में बायर ने आराम से कंट्रोल में ले ली सिचुएशन और धीरे से उसको नीचे ढकेल दिया बस। और मतलब बहुत स्लो प्रोसेस रहेगी ये, जब भी आप राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप देखेंगे बहुत स्लो प्रोसेस रहेगी और नीचे आ गया। डबल बॉटम है वैसा ही रहेगा डबल टॉप, और डबल टॉप बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। और ये रहेगा उसका एपेक्स लाइन, और इसके नीचे अगर प्राइस निकल जाए यहाँ पर तो उसका मतलब हो जाता है कि अभी यहाँ पर मंदी के निशान दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है 3 चार्ट पैटर्न्स जिसको कि चार्ट रिवर्सल पैटर्न्स भी कहा जाता है। चार्ट रिवर्सल, क्योंकि देखिए रिवर्सल हो रहा है, पहले ऊपर जा रहा था सब, फिर रिवर्स हो गया नीचे, पहले नीचे जा रहा था सब, रिवर्स हो गया ऊपर, पहले जा रहा था नीचे, फिर रिवर्स हो गया ऊपर, पहले जा रहा था ऊपर, फिर चले गया नीचे। इस प्रकार से ये चार्ट रिवर्सल पैटर्न्स है। तो ये 3 जो चार्ट रिवर्सल पैटर्न्स है, इसको हम खोजने की कोशिश करेंगे हमारे चार्ट्स के ऊपर में, और देखेंगे कि क्या हमें कुछ नज़र आ रहा है। मुझे एक पैटर्न यहाँ पर अभी नज़र आया। देखिए ये एक प्रैक्टिस की बात है, हो सकता है कि शुरुआत में ही आपको ना नज़र आए हर बार, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप चार्ट्स देखेंगे तो आपको ज़रूर नज़र आएगा। और मुझे यहाँ पर एक पैटर्न नज़र आ गया है, ठीक है। तो ये देखिए नवीन फ्लोरिन में ये बन गया इस प्रकार से, ये बन गया इस प्रकार से, और ये बन गया इस प्रकार से। ये बन जाता है हेड लाइन या नेक लाइन, और उसके बाद में ये बन गया ऊपर। ये है मेरा लेफ़्ट शोल्डर, ये है मेरा हेड, राइट शोल्डर। दिस इज़ द पैटर्न ऑफ हेड एंड शोल्डर्स। लेकिन ये हेड और शोल्डर जो हैं ये उल्टे हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। और ये है बुलिश एक्शन, ब्रेकआउट हुआ, ये जो लेवल है इसके ऊपर प्राइस एक बार निकल गया, ब्रेकआउट हो गया, यानी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया, तो फिर देखिए प्राइस कितना ज़्यादा ऊपर चले गया, 2800 के लेवल से सीधा 3600 के लेवल तक यहाँ चले गया। ये स्टॉक जो है ये नवीन फ्लोरिन का है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं, अगर आप कहीं इस रीजन में होते और आपने देखा होता कि अरे यहाँ पर तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, मतलब डिमांड एंड सप्लाई का जो फाइट चल रहा था उसमें क्या एक्शन हुआ और कैसे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना, ये आप अगर पहचान लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर अभी एंट्री लेना है और प्राइस क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर तो हमने यहाँ देख लिया, एक बार देख लेते हैं कुछ और भी हमें नज़र आ रहा है क्या।
बाकी तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही बुलिश स्टॉक नज़र आ रहा है। अब ये देख लेते हैं फिर से, यहाँ पर मुझे एक और पैटर्न नज़र आ रहा है। ये स्टॉक कौन सा है? ये है रामको सिस्टम्स। अब ये देखिए, ये पैटर्न यहाँ बन रहा है, ये, और ये बनती है मेरी लिड, और उसके बाद में ऊपर रीटेस्ट और प्राइस ऊपर। दिस इज़ राउंडिंग बॉटम, जो कि एक बुलिश एक्शन दिखाता है, तेज़ी का एक्शन दिखाता है। बायर्स और सेलर्स का फाइट धीरे धीरे नीचे बॉटम आउट हो गया, सेलर्स जो है वो हार गए, बायर्स ने कंट्रोल लिया और प्राइस को ऊपर ढकेल दिया। ये है राउंडिंग बॉटम का पैटर्न। अब और हमें डबल टॉप या डबल बॉटम कहीं दिख रहा है क्या, हम खोजने की कोशिश करेंगे। डबल बॉटम तो नहीं दिख रहा है। HUL के स्टॉक में देखते हैं कहीं हमें। यहाँ पर एक डबल बॉटम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए डबल बॉटम जो है वो मुझे एक यहाँ नज़र आया, बहुत अच्छा पैटर्न बना है डबल बॉटम का इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ब्रेकआउट जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन बाद में, या फिर आप इसको एक दूसरा भी पैटर्न से अगर देखें, अगर आप इसको डबल बॉटम समझे और इसको ब्रेकआउट समझे, तो भी यहाँ पर आपको एक मतलब बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर मिल रहा था, राइट। देखिए ये 1 2 ये बन जाता है बॉटम, और ये जो है ये है एपेक्स, और ये हुआ एपेक्स का यहाँ पर ब्रेकआउट। तो ये इस प्रकार से डबल बॉटम, या फिर ये भी एक पैटर्न बन रहा है डबल बॉटम का, तो इसको भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इन दी एंड बस आपको खुद को ही समझना है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल को आपको डेवलप करना है, ठीक है। तो ये है 3 पैटर्न्स जो आपको डिमांड एंड सप्लाई का स्टोरी पूरा बताते हैं, और ये है चार्ट रिवर्सल पैटर्न्स, मतलब रिवर्सल होता है इसमें, ठीक है। रिवर्सल यानी देखिए कैसे पहले जा रहा था नीचे, लेकिन डबल बॉटम बन गया, फिर जाने लगा ऊपर। वैसे ही हमने राउंडिंग बॉटम में भी देखा, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में भी वही चीज़ हमने देखी कि पहले आ रहा था नीचे फिर ऊपर चले गया, ठीक है। तो रिवर्सल होता है। लेकिन चार्ट रिवर्सल पैटर्न्स के भी अलावा कुछ और पैटर्न्स रहते हैं जिसको कहा जाता है चार्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, मतलब कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ठीक है। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न्स जो है वो कौन से हैं? कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, 2 पैटर्न्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, हालांकि काफ़ी सारे हैं, लेकिन इतना बहुत सारे पैटर्न्स भी जानने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 पैटर्न्स सफिशिएंट है। पहला पैटर्न जो है वो है कप एंड हैंडल का पैटर्न। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं चैनल पे, तो हम जब भी टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कप एंड हैंडल पैटर्न का हम यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। और दूसरा है इंक्रीजिंग वेज कह लेंगे उसको, या फिर इंक्रीजिंग ट्रायंगल भी कह सकते हैं। इंक्रीजिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन या फिर वेज फॉर्मेशन भी कहते हैं। कप एंड हैंडल में क्या होता है, इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया कप, ठीक है, और ये हो गया उसका हैंडल, यानी जो हम उंगली से पकड़ते हैं हैंडल, जब हम चाय पीते हैं कोई कप को पकड़ते हैं, बस वैसा ही है वो। और ये ऊपर का बन जाता है लेड या फिर रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर प्राइस निकल जाएगा तो फिर कंटिन्यूएशन में प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इसी का रिवर्स भी होता है, अगर आप इसको ही इस प्रकार से रिवर्स कर देंगे तो ये इन्वर्स कप एंड हैंडल कह सकते हैं इसको, या जो भी नाम कुछ होगा उसका पता नहीं। इंक्रीजिंग ट्रायंगल का क्या मतलब है? अगर ये इस प्रकार से, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक स्टॉक में देखा भी था, इस प्रकार का पैटर्न बन रहा था, तो इस प्रकार का अगर बनता है जहाँ पर कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर कैंडलस्टिक्स है तो ये कुछ इस प्रकार से बनती रहेंगी, इसके अंदर में ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ट्रायंगुलर फॉर्मेशन। और अगर इस प्रकार से बनेगा, अगर मान लीजिए ये इस प्रकार से कैंडल्स बन रही हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ट्रायंगल, ठीक है, डिक्रीजिंग ट्रायंगल। इंक्रीजिंग ट्रायंगल जो है, जब प्राइस ये यहाँ पर आ जाएगा ना, यहाँ बीच में, मतलब अब यहाँ पर कोई स्कोप नहीं रहेगा, एक तो ऊपर ब्रेकआउट देना है या ब्रेक डाउन, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन दे, इसलिए ये बुलिश एक्शन दिखाते हैं, यानी तेज़ी का एक सिग्नल है इंक्रीजिंग ट्रायंगल। लेकिन डिक्रीजिंग ट्रायंगल में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये यहाँ चले जाए, इस प्रकार ऊपर से भी जा सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, ठीक है।
ये नीचे की तरफ आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको कहेंगे बेरिश एक्शन, यानी मंदी का एक्शन ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है ये दिखाएगा, इसलिए इसको बेरिश एक्शन कहा जाता है। तो ये दो है हमारे चार्ट रिवर्सल पैटर्न, माफ़ कीजिएगा, चार्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। आइए इनको खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या ये है चार्ट्स पे अवेलेबल कहीं। तो कप एंड हैंडल पैटर्न कहीं है क्या, हम देखते हैं HCL में। जी हाँ, यहाँ पर एक नज़र आ रहा है, कप एंड हैंडल का कंटिन्यूएशन पैटर्न नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो देखिए ये बनता है आपका कप, ये बन गया हैंडल, और ये होती है लिड। और जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ तो आप देखिए कैसे कंटिन्यूएशन क्यों है, क्योंकि पहले से चल रहा था ऊपर ही, उसी को इसने किया है कंटिन्यू, और ये और ऊपर उसको लेकर के गया है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। ये है कप, ये है हैंडल, ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस था, यानी जो ये सप्लाई जोन था, वहाँ से ब्रेकआउट यानी ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है प्राइस और ऊपर गया है। ठीक है, तो ये प्रकार के अगर आपको आइडेंटिफाई होते हैं, अगर आप कहीं यहाँ पर अगर थे पहले, अभी तो हम वो इवेंट हो चुका है, अगर हम पहले ही उसको देखते आइडेंटिफाई करते तो हमें नज़र आता कि वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट वहाँ पर हमको मिल रहा था, क्योंकि प्राइस वहाँ से ऊपर जा रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने जो हो चुका है ऐसे ही चार्ट्स चुने हैं। अगर आप इस चैनल पे रेगुलरली देखते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस हैं, टेक्निकल एनालिसिस हम रेगुलरली करते रहते हैं, आप कोई भी वीडियो खोज करके देख सकते हैं। ये जो भी हम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो हम लाइव मतलब चार्ट के ऊपर में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे चल के किस प्रकार की मूवमेंट्स हो सकती हैं प्राइस एक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो ये कप एंड हैंडल वाला हो गया। इंक्रीजिंग ट्रायंगुलर एंड वेज फॉर्मेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, लेकिन फिर से एक बार वो भी हमें यहाँ नज़र आ रहा है, वो भी मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। देखिए HCL टेक में ये बना है, ये बना है, और फिर ये बना है। ठीक है, ये ऊपर ये हमारा इंक्रीजिंग ट्रायंगल है। इंक्रीजिंग ट्रायंगल क्यों इसको कहते हैं ये भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए नीचे से प्राइस ऊपर ऊपर इंक्रीजिंग में चल रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे इंक्रीजिंग ट्रायंगल है। और एंड में जाकर जैसे मैंने कहा, इंक्रीजिंग ट्रायंगल जो है, इंक्रीजिंग ट्रायंगल का 95% ऑफ द टाइम्स आप देखोगे तो प्राइस ऊपर निकलेगा। यहाँ से ये भी ऑप्शन था प्राइस के पास, ऐसे ऐसे करके नीचे भी आ सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। ये इंक्रीजिंग ट्रायंगल जब बना तो फिर उसके ऊपर प्राइस निकला है। डिक्रीजिंग ट्रायंगुलर का फॉर्मेशन शायद यहाँ पर मिलना थोड़ा कठिन है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम जानते हैं कि काफ़ी अच्छा ही चल रहा है स्टॉक मार्केट, तो बहुत सारे स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, तो बस इसी का उल्टा जो रहेगा वो आपको डिक्रीजिंग ट्रायंगुलर में दिखने मिलेगा, मतलब इस प्रकार से नीचे आएगा और फिर ब्रेक डाउन करके प्राइस नीचे चले जाएगा। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो हमने समझे, और अब सबसे ज़रूरी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि ये जो भी हमने अभी तक सीखा है, हमने सबसे पहले देखा कि कैंडलस्टिक्स कैसे, उससे हमको क्या समझने मिलता है, क्या हम उससे समझते हैं, कैंडलस्टिक्स का कैसे यूज़ करना है। हमने देखा कि मूविंग एवरेजेस को कैसे समझना है। उसके भी पहले हमने देखा कि टाइम फ्रेम को कैसे एडजस्ट करना है। टाइम फ्रेम के बारे में हम एंड में बात एक बार फिर से कर लेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है, इसको हमको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में क्लब करना है। पूरा जो डेटा आ रहा है इधर से उधर से, कैंडलस्टिक से आ रहा है, ट्रेंड लाइन से आ रहा है, डिमांड एंड सप्लाई से आ रहा है, जो चार्ट पैटर्न्स हमने अभी अभी समझे हैं यहाँ से आ रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन, ये सबको एक जगह पे आकर के इकट्ठा करना है, और बस 2-3 टिक मार्क मारने हैं कि भैया लेना है इसको या नहीं लेना है, या अभी लेना है बाद में, बस उतना उसको कट शॉर्ट करना है हमको। तो वो कैसे करेंगे? वो करेंगे हम एक 3 स्टेप प्रोसेस से, और उसको हम कहेंगे, जो हमारा 3 स्टेप प्रोसेस है उसमें से उसको हम 3 स्टेप प्रोसेस कहते हैं। एक्चुअली ये नाम आपको कहीं मिलेगा नहीं, कोई कुछ नाम है नहीं वैसे ये 3 स्टेप प्रोसेस ऑफ बाइंग एनी स्टॉक, ये जस्ट मैंने एक नाम दिया है, मेरा खुद का एक नाम आप समझ सकते हैं। पहला जो इसमें टिक मार्क है वो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ट्रेंड, आपको इसमें ये पता करना है कि क्या ट्रेंड आपके साथ है। ठीक है, वो हम समझेंगे कैसे करना है।
दूसरा है एरिया ऑफ वैल्यू। क्या आप जो चीज़ में एंटर करना चाहते हैं, क्या वहाँ पर सही में कुछ एरिया ऑफ वैल्यू है? और ये एरिया ऑफ वैल्यू कहाँ कहाँ से आते हैं? एरिया ऑफ वैल्यू दिखाने वाली चीज़ें कौन सी है? वो वही चीज़ें हैं जो अभी अभी हमने इस मतलब इस वीडियो में डिस्कस की है। पहला मतलब वो कौन सी चीज़ें हो सकती है, ठीक है? पहला दूसरा नहीं, कौन सी चीज़ें हो सकती है? वो हो सकता है कोई कैंडल स्टिक, ठीक है? कैंडल स्टिक यानी अगर आपको एक कुछ ऐसा कैंडल स्टिक नज़र आता है जिससे आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ से बायर्स जो है वो टोटल कंट्रोल में दिख रहे हैं। पिछले 2-3 कैंडल स्टिक्स में भी बायर्स और सेलर्स का बहुत मतलब एक कड़ा युद्ध हुआ और वहाँ पर बायर्स जीत रहे हैं। ऐसा कैंडल स्टिक फॉर्मेशन, एक अच्छा बॉडी वाला और नीचे की तरफ अगर बहुत बड़ा शैडो है, तो फिर आप समझ लीजिए कि बहुत कड़ी टक्कर हुई थी लेकिन बायर्स कंट्रोल में आए हैं। अगर ऊपर की तरफ बहुत बड़ा शैडो है मतलब सेलर्स कंट्रोल में है, ठीक है? वो हमने बात की है। कैंडल स्टिक आपको वो बताएगा। अगर कैंडलस्टिक नहीं तो हो सकता है आपको कोई डिमांड एंड सप्लाई का जोन ही वहाँ पर नज़र आ जाए। जैसे हमने शुरुआत में आइडेंटिफाई किया था, एक ट्रेंड लाइन निकाल ली थी, एक लाइन निकाल ली थी, पता चल गया कि हाँ यहाँ पर कुछ है, एरिया ऑफ वैल्यू है, यानी यहाँ पर हमको इंटरेस्ट लेना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ आपको हो सकता है उससे दिखे। या फिर हो सकता है कि आपको कोई मूविंग एवरेज जो है वो कुछ एरिया ऑफ वैल्यू आपको दिखाए कि हाँ यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो रही है। या फिर जैसे हमने बात की कि कोई चार्ट पैटर्न वहाँ पर बन सकता है। बस यही है 4 चीज़ें जो आपको बताएगी कि क्या आपको यहाँ पर कोई एरिया ऑफ वैल्यू नज़र आ रहा है, मतलब कुछ नज़र आ रहा है क्या? कि बस ऐसे ही आँख बंद करके आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो उसमें पोटेंशियल नज़र आना चाहिए, वो आपको ये एरिया ऑफ वैल्यू से नज़र आएगा। फिर चाहे वो एक कैंडलस्टिक के वे में रह सकता है, कोई डिमांड एंड सप्लाई ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया हो, कोई ट्रेंड लाइन्स की हेल्प से ही हो गया हो, या फिर कोई मूविंग एवरेज आपने आइडेंटिफाई किया, या जो हमने अभी तक चार्ट पैटर्न्स डिस्कस किए हैं वैसा एक कोई चार्ट पैटर्न ही आपको दिख गया हो चार्ट के ऊपर में, तो ये है एरिया ऑफ वैल्यू। मतलब आपको अगर ये एरिया ऑफ वैल्यू दिख जाता है तो फिर आप अगले स्टेप में जाएंगे और वो है एंट्री। एंट्री मतलब आपने तो डिसाइड तो कर लिया कि हाँ यहाँ पर मुझे एरिया ऑफ वैल्यू नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ खास है यहाँ पर, फिर चाहे वो कैंडल स्टिक हो, मूवी, कुछ तो भी है यहाँ पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आपको नज़र आया आपने बस वहाँ पर बाय कर लेना है। एंट्री कब लेना है, वो कौन सा पॉइंट रहेगा, वो कौन सा समय रहेगा जब आप उसमें एंट्री लेंगे। कभी भी एंट्री नहीं लेंगे, बराबर है? अगर आपको कोई पोटेंशियल नज़र आता है किसी में तो आप तभी तभी उसमें पैसे नहीं लगाएंगे, है ना? आप वेट करेंगे थोड़ा सा और स्ट्रैटेजिकली एक पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पर कि आपको एंट्री लेनी है। तो ये है 3 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन इतनी अच्छे तरीके से नहीं किया, इसको कहते हैं ट्रेंड। और ट्रेंड में बस ये बोला जाता है कि आप बस ये मेक श्योर करिए कि क्या ट्रेंड जो है क्या वो आपके साथ में है। चार्ट पे चलेंगे और थोड़ा उस वे में हम इसको अभी डिस्कस करेंगे कि अब देखिए ये एचसीएल तो हमने काफ़ी बार देख लिया, एचयूएल का चार्ट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कोई एरिया ऑफ वैल्यू नज़र आ रहा है सबसे पहले? जी हाँ, बिल्कुल नज़र आ रहा है और ये तो बिल्कुल हमें करंट प्राइस में ही नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई हिस्ट्री भी नहीं है, हम करंट प्राइस पे करंट टाइम में इसको हम एनालाइज अभी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो 3 पॉइंट या 3 स्टेप प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हमको देखना है ट्रेंड। ट्रेंड यानी रुझान, यानी इसका जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से चल रहा है। तो क्या है मूवमेंट, बस ब्लैंकली देखिए विथ अ ब्लैंक माइंड और समझिए कि ट्रेंड क्या है। साफ साफ अगर मैं देखूँ तो देखिए ट्रेंड है ये है इसका ट्रेंड। मतलब इस प्रकार से ये जा रहा है ऊपर, ठीक है? तो ट्रेंड, और मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन लूं, मतलब मैं पहले बाय करूंगा फिर सेल करूंगा, राइट? उसको कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। दूसरा होता है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन यानी क्या कि आप पहले सेल करेंगे फिर बाय करेंगे, यानी अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है तो आपको फायदा होगा उसमें। तो जब भी स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है तो ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान वहां पर लॉस कर रहा है।
अगर नीचे भी जा रहा है तो भी कुछ लोग हैं जो फ़ायदा करते हैं, और वो होते हैं जो शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, मतलब पहले सेल करते हैं फिर बाय करते हैं। तो हमको वो तो नहीं करना है अभी फ़िलहाल, हम बस लॉन्ग पोजीशन के पर्सपेक्टिव से ही ये वीडियो बना रहे हैं। तो लॉन्ग पोजीशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो क्या ट्रेंड हमारे साथ में है? बिल्कुल हमारे साथ में है। अगर हम पहले बाय करते हैं और फिर सेल करते हैं तो हमको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। यानी ये ट्रेंड वाला जो पॉइंट है ये टिक मार्क हो गया, ये मेरे साथ में है। अगर ट्रेंड उल्टा होता, अगर मान लीजिए एक तो इस प्रकार से होता तो भी ये मेरे कोई काम का नहीं था, या इस प्रकार से होता तो बिल्कुल भी मेरे काम का नहीं था। तो पहला ही मेरा जो 3 स्टेप प्रोसेस का जो पहला ही पॉइंट है वो फ़ेल हो गया होता, तो मुझे यहाँ पर फिर आगे देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हो रहा है। तो ट्रेंड इज विथ मी। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट, ट्रेंड इज विथ मी। सेकेंड पॉइंट, एरिया ऑफ वैल्यू। क्या मुझे यहाँ पर कोई एरिया ऑफ वैल्यू नज़र आ रहा है? जी हाँ, नज़र आ रहा है। मुझे दो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, और वो दो चीज़ें ये है कि सबसे पहले अगर मैं ये एक जोन को आइडेंटिफाई करूँ, यानी यहाँ पर एक मैंने ट्रेंड लाइन निकाल ली, ठीक है। साथ ही में मुझे और एक चीज़ नज़र आ रही है जो कि है ये, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन निकाल ली। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो ज़ोन बनता है ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का ज़ोन बनता है, या फिर इसको आप एक सप्लाई ज़ोन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये है मेरा सप्लाई ज़ोन, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई बहुत है, सेलिंग बहुत हो रही है, प्राइस को नीचे ढकेला जा रहा है इस पॉइंट से। और ये जो है ये मेरा डिमांड ज़ोन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ ढकेला जा रहा है प्राइस को, डिमांड बढ़ रही है, बाइंग बढ़ रही है, खरीदारी ज़्यादा हो रही है इस पॉइंट पे, तो ये मेरा डिमांड जोन बन जाता है। तो ये है मेरा एक एरिया ऑफ वैल्यू। मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर नज़र आ गई है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? मुझे और एक चीज़ यहाँ पर मिली है, और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये जो पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है ये एक पैटर्न बन गया मेरे लिए, ठीक है। अगर मैं इसको एक कंप्लीट पैटर्न समझूँ तो ये मेरे लिए एक पैटर्न बन जाता है, और ये पैटर्न जो है ये है इंक्रीजिंग ट्रायंगुलर का चार्ट पैटर्न, इंक्रीजिंग ट्रायंगल का, जो कि एक चार्ट रिवर्सल पैटर्न नहीं है, वो एक चार्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। तो ये बन जाता है मेरा, दोनों भी चीज़ें यहाँ पर आ गई। एक तो मैंने सप्लाई डिमांड जोन्स को पहचान लिया, साथ ही में मैंने इंक्रीजिंग ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन है उसको भी देख लिया यहाँ पर। तो मेरा एरिया ऑफ वैल्यू पक्का हो गया कि हाँ ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। यहाँ से क्योंकि ये इंक्रीजिंग ट्रायंगल है तो यहाँ से प्राइस का ऊपर जाना ऑलमोस्ट तय है। मतलब ऑलमोस्ट तय तो कुछ होता नहीं है स्टॉक मार्केट में, 100% वाली चीज़ नहीं होती है, लेकिन आप समझ लीजिए 80% तो आप समझ सकते हैं, 80-85% की ये यहाँ पर ऊपर जाने वाला है। तो मेरा एरिया ऑफ वैल्यू टिक हो गया, मतलब मुझे यहाँ पर कुछ नज़र आ गया है, इसलिए मैं अभी और आगे इंटरेस्टेड हूँ। मुझे यहाँ पर ख़रीदना तो है, यहाँ पर प्राइस तो ऊपर जाने वाला है, 80-85% मेरा काम, मतलब मेरा जो एस्टिमेशन है वो सही होने वाला है। लेकिन तीसरी चीज़ है इम्पॉर्टेंट, और वो है एंट्री, कि मुझे एंट्री कब करनी पड़ेगी। अभी क्या है मेरा एंट्री का ट्रिगर, कब करूँ मैं एंट्री? तो उसके लिए आपको दो चीज़ें यहाँ पर हेल्प, अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ें रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो मुझे लग रहा है वो है ये जोन, यानी ये लाइन, और ये लाइन है करीबन 2502। ये जो स्टॉक है हिंदुस्तान लीवर का, उसमें 2502 यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आपको दिखेगा 2502, यानी ये जो लाइन है ये 2502 पे है। शायद कुछ गलती की है मैंने, 2502 पे नहीं है, वो थोड़ा ऊपर है मेरे ख्याल से। ओके, इट इज़ 2502, साइड में वहाँ पर 2502 जो लिखा है वो इसी लाइन का है। तो दिस इज़ 2502, एंड ये है मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हो सकता है कि प्राइस ये यहाँ पर जाए, कल परसों के दिन में थोड़ा यहाँ जाए, तो हो सकता है यहाँ से वो नीचे भी आ जाए, हो सकता है, क्योंकि पहले बहुत बार हुआ है ऐसे, है ना, नीचे भी आ जाए लेकिन फिर से वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से फिर से ऊपर जाए, तो हो सकता है अगली बार वो इस लाइन को तोड़ दे। तो अगर मैं अभी खरीद लूँगा इसको, अभी ही बाय कर लूँगा, जैसे चल रहा है अभी करंट प्राइस पे अगर बाय कर लूँगा, तो हो सकता है यहाँ नीचे आए, हो सकता है फिर से एक बार यहाँ नीचे आए, और हो सकता है फिर वो ऊपर जाए। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ऊपर कब जाने वाला है? इसलिए मेरा एंट्री कब लेना है मुझे, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये सोचूंगा कि जब वो इस लाइन के ऊपर थोड़ा निकल जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा,
क्योंकि वहाँ पर मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक बार मान लीजिए प्राइस अगर थोड़ा ऊपर निकल गया है, अगर ये इस लाइन के थोड़ा ये इस रीजन में यहाँ पर निकल गया है, तो फिर वो ऊपर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं रुकूंगा और मैं वेट करूंगा और मैं देखूंगा कि अगर ये यहाँ पर निकल जाता है तब मैं उसको बाय करूँ। ये है मेरा एक पैरामीटर जिसके ऊपर मैं एंट्री को डिसाइड करूंगा। दूसरा और एक पैरामीटर है जो मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा, और वो है जो हमने सबसे पहले सीखा, और वो है कैंडल स्टिक्स। मैं कैंडल स्टिक्स का जो नॉलेज है वो यहाँ पर लगाऊंगा। कैंडल स्टिक्स का नॉलेज मुझे ये बताता है कि प्राइस ऊपर कब जाता है, जब बहुत ही बड़ी सी अच्छी बॉडी वाली ग्रीन कलर की कैंडल बने और ऊपर की तरफ ज़्यादा बड़ा शैडो ना हो। नीचे की तरफ बहुत बड़ा शैडो अगर है तो वो मेरे काम का है, क्योंकि नीचे की तरफ बहुत बड़ा शैडो यानी फाइट चल रही थी बायर्स और सेलर्स की, लेकिन कौन आया कंट्रोल में? आखिर में बायर्स आए कंट्रोल में, बाइंग ज़्यादा हुई और ऊपर ढकेला गया, यानी यहाँ पर सेलर्स हार गए। तो ये अगर कैंडल ऐसा बनता है तो वो मेरे काम का है। इसलिए मैं कैंडल स्टिक्स के ऊपर, क्योंकि जब मैं खरीद रहा हूँ उस दिन उस समय में कैंडल स्टिक कैसा बन रहा है, पिछले 5 मिनट का कह लीजिए या पिछले 15 मिनट का कह लीजिए, वो मैं इस पैरामीटर से जज करूँगा। तो एक बार ये यहाँ पर आ जाएगा तो मेरा जो पहला पैरामीटर है कि हाँ ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाने वाला है, वो एक टिक मार्क हो गया। लेकिन अभी भी एंट्री बची है, मुझे एंट्री अभी भी सटीक प्लान करना है। तो मैं देखूंगा कि कैंडल स्टिक किस प्रकार से बन रही है। यहाँ पर है डेली टाइम फ्रेम, लेकिन मैं डेली टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक नहीं देखूंगा, क्योंकि वो तो फिर दिन पूरा खत्म हो जाएगा, राइट? पूरा दिन खत्म होने के बाद में फिर क्या मतलब रहेगा, वो तो मेरे हाथ से मौका छूट जाएगा। इसीलिए मैं इसको चेंज करूँगा और मैं यहाँ पर एक तो 1 आवर वाला टाइम फ्रेम लगाऊंगा या फिर 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम लगाऊंगा, सो दैट मैं उस दिन के अंदर का भी एक सही समय पहचान पाऊँ। तो मैं देखूंगा कि 1 घंटे में क्या मुझे एक अच्छा मोमेंटम वाला, बाइंग प्रेशर वाला, ज़्यादा डिमांड प्रेशर वाला ऐसा एक कैंडल स्टिक क्या मेरा बन रहा है, जहाँ पर एक अच्छा ग्रीन कलर का बॉडी मिले, शैडोज ज़्यादा ना हो। शैडोज यानी इनडिसीजन, ऊपर नीचे होने वाला नहीं, एक सॉलिड मोमेंटम वाला मुझे कैंडल मिले, और वो अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर हो तो मेरा जो दूसरा पॉइंट है एंट्री मारने का वो मेरा टिक मार्क हो जाएगा। पहला पॉइंट जो था वो रेजिस्टेंस वाला था कि रेजिस्टेंस के ऊपर जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि मेरा जो कैंडल स्टिक है वो एक अच्छा कैंडल स्टिक बनना चाहिए। तो ये मेरे 2 पॉइंट्स है, एंट्री मेरी फिक्स हो जाएगी। मतलब इसको एनालाइज कर ही लेते हैं, क्योंकि ये तो अभी लाइफ टाइम में चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ जैसे अभी 2502 पे है, 2550 थोड़ा ऊपर, इस लेवल के थोड़ा ऊपर यानी 2550 पे मैं एंट्री लूँगा HUL के इस स्टॉक में। और ये सही में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज हो सकता है आप बहुत दिनों बाद देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप देख सकते हैं आगे चल के कि क्या हुआ था HUL में। मुझे तो लग रहा है ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एक तो ये ऊपर जा कर के नीचे ढकेला जाएगा, कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन आखिर में इसको जाना ऊपर ही है। आखिर में इसको जाना ऊपर ही है। आप देख लीजिए इसको, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप अभी जाकर के HUL का प्राइस चेक करिए कि क्या उस पीरियड में, उस महीने भरे में क्या प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था, ज़रूर मिलेगा। और मेरा एंट्री पॉइंट जो है वो 2550 के आसपास में रखूँगा। लेकिन मैं अभी से वो डिसाइड नहीं करूँगा, मैं देखूँगा कि कैंडल कैसा बनता है। कैंडल अगर वो ऐसा डोजी पैटर्न वाला और बहुत शैडोज़ वाला ऐसा ऐसा बना, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो मैं उसमें ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं। मैं सोचूंगा कि हाँ ये मेरे दिमाग से बाहर है, अभी कुछ चल रहा है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे समझ में कब आएगा? जब सॉलिड ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, तो वहाँ पर मैं एंट्री लूँगा। तो 2550 के आसपास में देखूंगा, अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं एंट्री ले लूँगा। ये है मेरा एंट्री पॉइंट। मतलब मैंने तीनों चीज़ें टिक मार्क यहाँ पर कर ली। पहला ट्रेंड मेरे साथ में है। दूसरा है एरिया ऑफ वैल्यू, 2 एरिया ऑफ वैल्यूज़ मैंने ढूंढे हैं। ये है रेजिस्टेंस वाला, और दूसरा है कि ये एक पैटर्न बनता है जो कि है इंक्रीजिंग ट्रायंगल वाला, और तीसरा जो है दैट इज़ माई एंट्री। एंट्री में भी मैंने 2 चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली। एक तो ये रेजिस्टेंस को मेरे को ब्रेक करना है, उसके नीचे नहीं लूँगा मैं मुझे नहीं पता कि अगर मैं उसके नीचे लूँगा तो हो सकता है फिर से नीचे चला जाए। मैं ऊपर की तरफ देखूँगा। और मेरा दूसरा जो एंट्री का ट्रिगर है दैट इज़ माय कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक किस प्रकार से बनेगी वो बहुत ज़रूरी है। तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो गई, मैं उसमें एंट्री ले लूँगा। तो दोस्तों ये है कि कैसे आप टेक्निकल एनालिसिस की बस कुछ चीज़ें ध्यान में रखें।
अब मैं जो ये चीज़ें फ़ास्ट समझ पा रहा हूँ, जब भी कोई चार्ट देख रहा हूँ, तो बहुत जल्द मुझे पैटर्न्स, कैंडल्स ये सारी चीज़ें दिख रही है। मतलब चार्ट को देखते बराबर मैं समझ पा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सालों का एक्सपीरियंस है चार्ट्स को देखने का। अगर आप कोई भी चीज़ बहुत सालों तक करते हैं, तो आप वैसे भी उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, है ना? तो प्रैक्टिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। आप हो सकता है पहली, दूसरी बार, 5वीं बार या इनफैक्ट 15वीं बार भी जब चार्ट को देखेंगे, तो आपको थोड़ा-सा अ, पसंद नहीं आएँगे चार्ट्स। आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा बहुत हरा-भरा दिख रहा है, कहीं-कहीं लाल-लाल दिख रहा है, कुछ लाइन्स ही बन रही है, कुछ अलग ही हो रहा है। लेकिन जब आप 25वीं बार, 30वीं बार, 50वीं बार, 100वीं बार जब देखेंगे ना कोई चार्ट को, तो चार्ट आपसे बातें करने लगेगा। आप आपको वो खुद ही बता देगा कि मेरे अंदर क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। लीजिए मालिक, ये है इन्फॉर्मेशन इस स्टॉक की, यहाँ पर ये चीज़ चल रही है और आपको ये चीज़ करनी है। क्योंकि गुजराती में कहते हैं कि अ, भाव भगवान छे, यानी भाव जो है वही भगवान है और चार्ट जो है, प्राइस चार्ट जो है कोई भी स्टॉक का, वो आपको भाव दिखाता है। यानी प्राइस इज़ द किंग। आप सीधा-सीधा किंग के साथ में वहाँ पर बात कर रहे हैं, राइट? तो भाव अगर आपको समझ में आ जाता है, प्राइस अगर आपको समझ में आ जाता है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। न्यूज़ चल रही है जो, या जो भी चीज़ें चल रही है, एंड में तो भाव के ऊपर ही में आने वाला है ना, प्राइस पे ही रिफ्लेक्ट होगी हर एक चीज़। प्राइस ही बताएगा आपको कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कोई न्यूज़ तो नहीं बताएगी। अगर प्राइस नीचे गई मतलब सही में नीचे गया, अगर प्राइस ऊपर गया मतलब सही में ऊपर गया। तो चार्ट जो है वो आपको प्राइस का हिस्ट्री और प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर बताता है। तो प्रैक्टिस करिए, फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। टाइम फ्रेम्स ज़रूरी है समझना। अगर आप लंबा टाइम फ्रेम देखते हैं, मतलब आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, बड़े समय के लिए करना है। अगर आप डेली या 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, मतलब आपको एक शॉर्ट पीरियड देखना है, आपको इंट्राडे करना है, राइट? जैसे अभी यहाँ पर भी मुझे करना तो है एक मीडियम टर्म का टाइम फ्रेम। मैंने शुरुआत की डेली टाइम फ्रेम से, है ना? लेकिन जब मैं एंट्री लूँगा, तो मैं देखूँगा 15 मिनट या 1 घंटे का टाइम फ्रेम। मतलब उस दिन के अंदर मैं जाकर के देखूँगा कि मुझे उस दिन में भी मुझे एक अच्छा एंट्री पॉइंट चाहिए। उसमें भी मैं एक सटीक प्लानिंग करूँगा, तो मैं और क्लोज़ जाऊँगा। मैं 15 मिनट, 1 घंटे या आधे घंटे का टाइम फ्रेम देखूँगा। लेकिन मैं एंट्री प्लान करने के लिए मंथली टाइम फ्रेम पे तो नहीं जाऊँगा। मंथली टाइम फ्रेम को देख के मैं एंट्री नहीं लूँगा, तो ये है फ़र्क। अगर आपको एक बड़ा लंबा होराइज़न देखना है, बड़ा पिक्चर देखना है, तो आप मंथली टाइम फ्रेम देखिए, वीकली देखिए। जब आप छोटे पिक्चर में आकर के आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करना है, तो आप 15 मिनट का या कभी 5 मिनट का भी देख सकते हैं। फिर आप देखिए कि कैंडलस्टिक्स का क्या रोल है। आप देखिए डिमांड सप्लाई कैसा देखना है, बस ब्लैंकली देख लीजिए चार्ट पे। क्या चल रहा है, बस आप एक भूल जाइए कि आप 10वीं भी पास नहीं हुए हैं। मतलब भूल जाइए कि आपने 10वीं भी पढ़ा है। ये इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट और इस चीज़ को तो भूल ही जाइए। समझ लीजिए आप स्कूल ही नहीं गए हैं कभी, बस आप उस चार्ट को देख रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है? क्या आप उस चार्ट को पकड़ के कोई लाइन बना सकते हैं? अगर आप कोई वो लाइन बना सकते हैं, तो बस वही है आपका सप्लाई ज़ोन। ऊपर की तरफ अगर लाइन बना सकते हैं, तो बस वही है आपका सप्लाई ज़ोन। नीचे की तरफ बना पा रहे हैं, तो वही है आपका डिमांड ज़ोन, है ना? तो इस प्रकार से आपको डिमांड सप्लाई ज़ोन्स भी मिल जाएँगी। एक बार आपको डिमांड सप्लाई ज़ोन आइडेंटिफ़ाई हो गया, तो चार्ट पैटर्न्स बनने लगेंगे। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, राउंडिंग बॉटम बन रहा है, जो कि रिवर्सल पैटर्न्स है, डबल बॉटम बन रहा है या फिर कंटिन्यूएशन में चल रहा है, इंक्रीज़िंग ट्रायंगल। जैसे अभी यहाँ पर हमने हिंदुस्तान लीवर में देखा, इंक्रीज़िंग ट्रायंगुलर पैटर्न है। वो होने के बाद में आप सब चीज़ सही लग रही है, तो आप आपके 3 स्टेप प्रोसेस पे आइए। ट्रेंड आपके साथ में है क्या? अगर नहीं है, भूल जाइए। बहुत अच्छा स्टॉक होगा, आपके दोस्तों ने खरीदा होगा, करोड़ों रुपए कमाए होंगे उसमें। न्यूज़ वाले उसी के पीछे पड़े होंगे, कुछ भी हो रहा होगा, ज़्यादा मत सोचिए। ट्रेंड आपके साथ में है क्या? नहीं है, भूल जाइए। दूसरा देखिए, हज़ारों स्टॉक्स है, एक के पीछे नहीं पड़ना है। दूसरा है एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू ढूँढिए, कुछ वैल्यू सही में है क्या उसमें? कि बस ट्रेंड ही साथ में है, ट्रेंड साथ में है बट वैल्यू कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो लेके क्या करोगे? और तीसरा जो पॉइंट है वो एंट्री। एंट्री कैसे सटीक प्लान हम कर सकते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से ये कुछ 1 घंटा 24 मिनट का वीडियो बन गया है और मुझे तो ये लगता है अगर आपने आखिर तक इस वीडियो को देखा है और मतलब आपने एक एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर दिया है इस वीडियो को,
तो आपके जो प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटीज़ है वो बहुत हद तक बढ़ जाएंगी। बात बस आती है अभी प्रैक्टिस के ऊपर। आपको प्रैक्टिस करना है, हैबिचुएट होना है इस सिस्टम का। और आपका जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसको भी थोड़ा-सा आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, जहाँ पर कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और पोजीशन साइज़िंग की बात आती है। इसके ऊपर पे हम बात करेंगे। एक्चुअली बात तो हमने काफ़ी बार की है, आप पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं, लेकिन एक कंसोलिडेटेड एफर्ट बनाएँगे, जहाँ पर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और पोजीशन साइज़िंग की भी बात करें। दोस्तों ये थी बात की टेक्निकल एनालिसिस। आप कैसे एक नटशेल में बहुत जल्द 1 घंटा 2 घंटा जो है ये बहुत कम समय है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अगर ले लेते हैं तो आप समझिए कि वर्क डन, जॉब अकम्प्लिश्ड, राइट? अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू एडिशन हुआ होगा दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। आपके जो कलीग्स, दोस्त, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स होंगे जो कि स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, लेकिन चार्ट्स वगैरह से कभी भी दोस्ती नहीं हो पाई है, या फिर उनको लगता है कि मैं मैथ स्टूडेंट नहीं था या इकोनॉमिक्स स्टूडेंट नहीं था या मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं शायद स्टॉक मार्केट्स मेरे लिए बना ही नहीं है। जो लोग सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रीज लेते हैं, एमबीए वगैरह करते हैं, उन्हीं के लिए स्टॉक मार्केट्स है। तो लोगों को बताइए कि ऐसा नहीं है। ये वीडियो अगर आप देखते हैं और बस आप आपके जो ब्रोकर का पोर्टल है उसके ऊपर अगर चार्ट ओपन करते हैं और इस प्रकार से आपका जो मूव है वो लेते हैं, इस प्रकार से समझते हैं, तो वो आप भी कर सकते हैं। फिर चाहे आप कोई स्टूडेंट ही क्यों ना हो, या आप 60 ईयर ओल्ड रिटायर्ड एम्प्लॉई क्यों ना हो, या फिर अगर आपने कभी आप स्कूल गए ही ना हो, या फिर आपको मतलब समझ लीजिए कि ज़्यादा आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट्स का, तो भी आप इस वीडियो की हेल्प से ये सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर सकते हैं। शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी हमारे जो पॉडकास्ट है हिंदी में, साथ ही में इंग्लिश में, उसको भी रेफ़र करिए। स्पॉटिफ़ाई के ऊपर में है, गूगल पॉडकास्ट के ऊपर में है, एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर में है, और इंग्लिश का चैनल जो है वो है क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 1। पार्ट 2 भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द अपलोड कर लूँ, जहाँ पर मैं प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से रिगरस करिकुलम प्रेजेंट करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया और जल्द मिलूँगा आपसे।